बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक सीरीज़ शुरू करने लगे हैं इम्यूनोलॉजी के ऊपर। हमारा पहला टॉपिक बेसिकली लिम्फाइड ऑर्गन्स के ऊपर है। लिम्फाइड ऑर्गन्स दो तरह के होते हैं, या तो वो प्राइमरी हो सकते हैं, वो सेकेंडरी हो सकते हैं। प्राइमरी में बोन मैरो और थाइमस आता है। सेकेंडरी में आपके पास लिम्फ नोड्स आती हैं, स्प्लीन आती है और पायर्स पैचेस और टॉन्सिल्स आ जाते हैं। इसकी वीडियो में हम प्राइमरी को डिस्कस करेंगे। प्राइमरी बेसिकली डिफाइन आप इस अंदाज में करते हैं, ऐसा लिम्फाइड आप कह सकते हैं ऑर्गन जिसके अंदर जो लिम्फाइड सेल्स हैं वो प्रोड्यूस हों या मिच्योर हो रहे हों। और सेकेंडरी आप इस तरह कह सकते हैं जिसके अंदर वो जाकर रिसाइड करते हैं, फिर उनकी रेजिडेंसी आप कह सकते हैं कि इस जगह पे वो जाकर रुकते हैं, इसमें लिम्फ नोड्स आ जाते हैं। इस वीडियो में मैं प्राइमरी को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, उसके थोड़े से जो क्लिनिकल कोरिलेट्स हैं जिसमें बोन मैरो थाइमस है। देखिए, जब आप लिम्फाइड ऑर्गन सेल्स की बात करते हैं तो BOT सेल्स उसमें आते हैं। लेकिन जब हम इसे बोन मैरो की बात करते हैं तो बोन मैरो में हेमोपोएटिक स्टेम सेल्स पड़े हुए हैं। वो आगे दो में डिवाइड होते हैं, एक माइलॉइड लीनेज, एक लिम्फाइड लीनेज। माइलॉइड को हम डिस्कस नहीं करते इस टॉपिक में, हम इसमें लिम्फाइड लीनेज को डिस्कस करते हैं। लिम्फाइड में BOT सेल्स होते हैं। जो T सेल्स होते हैं वो जाके थाइमस में मिच्योर होते हैं, इसलिए थाइमस भी प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन है। B सेल्स के मिच्योरेशन का प्रोसेस बोन मैरो में होता है। यहाँ तक भी आपको बात समझ आ गई। थोड़ा सा बोन मैरो को अगर मैं डिस्कस करूँ, हेमोपोएटिक स्टेम सेल से रिलेटेड दो डिसऑर्डर आपको बता देता हूँ। एक डिसऑर्डर है जिसमें स्टेम सेल्स कम हो गए, एक में जिसमें इनका न्यूप्लाज्म हो गए, ज़्यादा हो गए। आप देख सकते हैं इसको, ज़्यादा वाले को आप ल्यूकीमिया कहते हैं, कम वाले को आप एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बात बताई थी, अगर मैं ल्यूकीमिया आपको कहूँ लेकिन सेल ज़्यादा हो गए और वो एब नॉर्मल सेल्स हैं और वो बेबी सेल्स हैं, जिसकी वजह से जितनी भी लीनेज मैंने आपको आगे बताई थी, माइलॉइड और लिम्फाइड, वो दोनों अफेक्ट हो जाती हैं। वो माइलॉइड सेल्स नहीं बनते जिसमें माइलॉइड से आगे एनीमिया RBCs बनते हैं, WBCs बनते हैं। तो पेशेंट आपके पास जब आएगा तो वो इन्फेक्शन के साथ प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो ब्लीडिंग हो गई, तो इस तरह की पिक्चर ल्यूकीमिया की होती है। बोन पेन्स के साथ आएगा। ज़ाहिर है एबनॉर्मल सेल है तो कॉर्टेक्स स्ट्रेच होगी तो पेन होगा। उसके बाद जो जिसमें क्या है कि अंडर प्रोडक्शन है, ठीक है, इन्हीं सेल्स की, उसमें आपके पास क्या हो सकता है कि ये सेल जब कम होंगे, एप्लास्टिक एनीमिया, नाम तो एप्लास्टिक एनीमिया इज अ मिसनोमर, उसमें भी आपके पास तीनों लीनेज कम होंगी। तो आपके जहन में आ रहा होगा कि डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं। वैसे एक डिफरेंशियल पॉइंट आपको बता दूं, ल्यूकीमिया में आपको ऑर्गन्स गैली मिल सकती है, मे बी। लिम्फो जो आपके पास एप्लास्टिक एनीमिया होता है उसमें आपको उसको स्प्लीनोमेगाली वगैरह कुछ भी नहीं मिलती, बल्कि आपको बोन मैरो दोनों का अगर आप डिफरेंशियल उस तरह बनाना चाहिए बोन मैरो के बेसिस पे, तो बोन मैरो जब आप ल्यूकीमिया में करोगे ग्रेटर देन 20% ब्लास्ट सेल्स आएंगे। एप्लास्टिक एनीमिया में करोगे तो आपको फाइब्रोसिस नज़र आएगा, उसमें फैट सेल्स थोड़ी नज़र आएंगे। फाइब्रोसिस माइलोफाइब्रोसिस में होती है, सॉरी। अब हम आ जाते हैं जो मैंने बात की थी कि ये जो बोन मैरो की बात भी हो गई, फिर उसके बाद, और ये याद रखिए कि दो तरह का बोन मैरो होता है। शुरू में जो हेमेटोपोसिस का प्रोसेस होता है बच्चे के अंदर यॉर्क सैक से लीवर में, और फिर जब हम एडल्ट हो जाते हैं तो सेंट्रल स्केलेटन में, एक्सियल स्केलेटन में आ जाता है, जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनके एंड्स पे आ जाता है। ये बात आपके जहन में होगी। यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि येलो बोन मैरो और रेड बोन मैरो हमें अक्सर टर्म हम सुनते हैं। तो ये जो येलो बोन मैरो होता है ना, ये कभी कभी रेड में दोबारा कन्वर्ट हो जाता है। इसकी एग्जांपल ये है, इसका एक MCQ है। जब आपके थैलेसीमिया का बच्चा होता है, जिसमें हम कहते हैं कि थैलेसीमिया के बच्चे में हेयर ऑन कट अपीयरेंस आती है स्कल के ऊपर, वजह यही होती है। वो जो येलो मैरो होता है वो भी रेड में कन्वर्ट हो जाता है। वो भी जो आउटर टेबल होता है बोन का, मतलब वो उस अंदाज में अगर आप किसी जगह भी सर्च करेंगे वो बिल्कुल थिन आउट हो जाता है। तो आपको ऐसे नज़र आ रहा होता है हेयर ऑन कट अपीयरेंस की, बिल्कुल पूरी की पूरी अंदर एरिथ्रोपोइसिस का प्रोसेस कंटिन्यू हो जाता है। तो वो उसको अपीयरेंस को हम कहते हैं कि हेयर ऑन कट अपीयरेंस है। तो इसमें ये मैं बताना चाहता कि येलो मैरो रेड में कन्वर्ट हो सकता है। इसी तरह आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने माइलॉइड और लिम्फाइड लीनेज का बताया, तो माइलॉइड लीनेज को आप इंड्यूस भी कर सकते हैं। आप ऐसे पेशेंट को फैक्टर्स दे सकते हैं, मिसाल क्लोनिक फैक्टर, जो हम कहते हैं क्लोनिक फैक्टर यूनिट, ये ग्रेनुलोसाइड मोनोसाइड, पेशेंट को इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि ये प्रोसेस को इन्हांस हम कर सकें, जो RBCs की या WBCs की प्रोडक्शन का प्रोसेस, अगर ऐसी कंडीशन के साथ पेशेंट आता है। उसके अलावा अब अगला आ गया थाइमस। थाइमस देखिए, उसमें T सेल्स गए। T सेल जब थाइमस के अंदर जाते हैं तो उसका एक फिनोमिना होता है, उसको कहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव सिलेक्शन, ठीक है। थाइमस की आपको वैसे मोटी सी बात ये पता होनी चाहिए कि थाइमस के अंदर आउटर कॉर्टेक्स है, फिर अंदर मीड्यूला है, और जो मीड्यूला होती है उसके अंदर बेसिकली हेसल्स कॉर्पसल्स होते हैं। हेसल्स कॉर्पसल ईओसिनोफिलिक, आपको पिंक साइक कभी भी ऑस्पी में अगर लेबल हुआ आ जाए ना थाइमस के मॉडल के अंदर, तो वो हेसल्स कॉर्पसल्स होता है। बेसिकली थाइमस जो है वो डेवलप होता है थर्ड और फोर्थ फेरेंजियल पाउच से, बल्कि थर्ड से बेसिकली हम ये थाइमस डेवलप होता है। और थाइमस की वो जो कहते हैं एंडोडर्मल ट्यूब्स होती हैं, उन्हीं के रेमिनेंट से ये हेसल्स कॉर्पसल्स बनते हैं। कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला से एक बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ होता है। अच्छा देखिए, अब थाइमस में T सेल्स से बनना था, मैं अगली वीडियोज़ में बताऊंगा कि T सेल्स इन्वॉल्व होते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। मतलब ये
याद रखिएगा टी सेल्स ने जब भी इंटरेक्ट करना है ना किसी सेल के साथ, तो इसको एक तो चाहिए मिसाल के तौर पे समझने, प्लेट नहीं होती जिस तरह, प्लेट के अंदर फिट इन होने के लिए जो जगह है उसको TCR आप कह दें, और जो प्रेजेंटेशन है मतलब उसकी TCR के ऊपर वो किसी ना किसी वो रिएक्ट करेगा एंटीजेंस के साथ। तो बेसिकली जो टी सेल्स होते हैं इनके पास एक तो TCR रिसेप्टर होता है, दूसरी बात ये है कि ये CD4 CD8 इनके पास ये भी चीज़ें होती हैं, CD4 CD8 पॉजिटिव भी हो सकते हैं। और दूसरी बात ये कि टी सेल्स को दूसरे बंदे के साथ रिएक्ट करने के लिए लाजमी है कि उसके पास भी कोई ऐसी चीज़ हो जिस पे वो रिएक्ट अपनी एंटीजन को प्रेजेंट करे। TCR का काम पता है क्या है? एंटीजन को लेना और चेक करना। तो जब इसके पास एक TCR है तो दूसरे के पास भी ऐसी चीज़ हो जिस पे वो प्रेजेंट करे TCR को, उसको हम MHC कहते हैं। वो MHC1 भी होता है, MHC2 भी होता है। आपने अपने जहन में ये बात याद रखनी है कि अन्यवानी सिस्टम शुरू हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। तो इसलिए इसकी एक ट्रेनिंग होती है टी सेल्स की कि आपने ऐसे एक्टिवेट नहीं होना है, आपने पहले देखना है कि एंटीजेंस इतनी एफिशिएंट है कि हम रिएक्ट करें और वो प्रेजेंट हुई हो MHC2 के ऊपर या MHC1 के ऊपर। उसको हम अगली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। सो होता कुछ इस अंदाज में है कि जो पॉजिटिव सिलेक्शन का प्रोसेस होता है वो कॉर्टेक्स में होता है। उसमें ये होता है कि सबसे पहले टी सेल्स TCR बनाते हैं, ठीक है, पहले इमेच्योर थे, बोन मैरो से उधर गए, जाके बिल्कुल इमेच्योर हैं, TCR आया कॉर्टेक्स के अंदर ही, फिर पॉजिटिव सिलेक्शन हुई। ये क्या है पॉजिटिव सिलेक्शन? पॉजिटिव सिलेक्शन मीन कि ये सेल्फ MHC वाली एंटीजेंस को रिएक्ट करे, हर एंटीजन को नहीं, सिर्फ वो एंटीजन जो MHC के ऊपर पड़ी हों, ठीक है, और वो MHC भी अपना ही होना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। नेगेटिव सिलेक्शन आगे फिर क्या है? MHC तो आ गया कि अब उसने बड़ा लोकल सिविलाइज तरीके से रिएक्ट करना है MHC वाली एंटीजन को, लेकिन वो एंटीजन अपनी ना हो, ठीक है। मैं आपको ये बताऊँ मिसाल के तौर पर, ये अब हाथ है ना, ये हाथ का ये जो मैंने शेप बनाई है दिस इज़ MHC। ये MHC ऐसे एक सेल के ऊपर पड़ा हुआ है, इस MHC माउथ के अंदर एंटीजन है। पहले स्टेप में जो कॉर्टेक्स में मैंने सिलेक्शन करवाई उसमें मैंने कहा ये MHC बनाओ, MHC के ऊपर एंटीजन हो, MHC वाली एंटीजन को जो टी सेल के ऊपर रिसेप्टर TCR है वो रिएक्ट करे। जब मेड्यूला के अंदर आया तो मैंने कहा कि ये जो MHC के ऊपर एंटीजन है वो सेल्फ एंटीजन को रिएक्ट ना कर रहा हो, यहाँ पे जो एंटीजन है वो बॉडी की अपनी एंटीजन ना हो। उसके लिए AIRE कहते हैं, ऑटो इम्यून रेगुलेटरी इन्हांसर, उसका बड़ा रोल होता है। और अगर उसका कोई न्यूप्लाज्म हो जाए तो पेशेंट को पॉली एंडोक्राइन न्यूप्लेसिया होते हैं डिफरेंट बॉडी के अंदर। तो आपने याद क्या रखा? थाइमस के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव सिलेक्शन हुई। पॉजिटिव सिलेक्शन मींस ये कि MHC वाली एंटीजन को रिएक्ट करना है। नेगेटिव सिलेक्शन ये कि हर एंटीजन को नहीं, अपनी एंटीजन को भी नहीं रिएक्ट करना, ये देखना है। सो ये हमने आज पढ़ लिया बोन मैरो का क्लिनिकल कोड में ल्यूकीमिया एप्लास्टिक बताया। थाइमस के आपको याद होगा मैंने बताया था 3rd 4th फेरेंजियल पाउच से डेवलप हो रहा है। तो एक डिसऑर्डर होता है जिसको डाइजर सिंड्रोम कहते हैं, उसमें थाइमस की डेवलपमेंट नीचे होगी, अंडर डेवलप होगा थाइमस, पेशेंट का थाइमिक शेड्यूल नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि उसमें फिर टी सेल्स भी नहीं होंगे, और आपको कोई भी MCQs बना कर दे सकते हैं कि टी सेल्स कम है बॉडी में। और दूसरी बात पैराथायराइड भी डेवलप नहीं होगा। तो हाइपोकैल्सीमिया, मैं आपको एक फीचर देता हूँ, उसका एक निमोनिक भी अगली हम वीडियोस में हम करेंगे भी। तो उसमें आपको फेशियल डिफॉर्मिटीज़ है, बच्चा कार्डियक एनोमलीज के साथ आया है, साथ उसको हाइपोकैल्सीमिया टेक्निक का सिनेरियो होगा, और साथ दिया होगा कि बच्चे को मतलब थाइमिक शैडो एब्सेंट है, तो आपने डाइजर सिंड्रोम की तरफ जाना है। इसी तरह आपको ये पता होना चाहिए कि जो मिसाल के तौर पर थाइमस है, यहाँ पे समटाइम न्यूप्लाज्म हो जिसको थाइमोमा कहते हैं, और ये किसके साथ लिंक्ड है? याद रखना है ये माइस्थीनिया ग्रेविस के साथ लिंक्ड है। सुपीरियर वेना का सिंड्रोम है, गुड सिंड्रोम सॉरी उसके साथ है। ये प्योर रेड सेल एप्लेजिया बहुत ज़्यादा हो गया ना। असेंबली के लिए आप याद रखो अपने जहन में सिर्फ और सिर्फ जो मैंने बता दिया है कि सुपीरियर वेना का सिंड्रोम या माइस्थीनिया का अक्सर MCQ आता है। और बच्चों के अंदर सेल साइन होता है। सेल साइन क्या होता है कि जिस तरह बोर्ड के ऊपर होता है, तो वो उस तरह का पैटर्न थाइमस बच्चों के अंदर शेडो दे रहा होता है। और याद रखिएगा थाइमस प्रेजेंट किसने है? सुपीरियर मीडियास्टिनम में। और 4 टीज होते हैं जो हम अक्सर कहते हैं मीडियास्टिनम की, टेराटोमा, थायराइड, ट्रेकिया और लिम्फोमास। डिफरेंट 4 भी डिफरेंट टीज हो सकते हैं, लेकिन ये टीज आपने याद रखने हैं, यहाँ पे कोई ना कोई मसला। सो हमने लिंक करने की कोशिश की पैथोलॉजी को विद द बेसिक्स एज वेल। जज़ाकल्लाह।